So today we will continue further introduction to human anatomy and physiology part 2. See, water content in the blood. Okay, yesterday we were discussing about the homeostasis, and today we will study one more part of that is the water content in the blood. So जो हमारे ब्लड में वाटर का कंटेंट होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय अ प्रोसेस यू कैन से कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन. ओके, ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स जब हम आगे स्लाइड्स में जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. सी, वाटर लेवल एंड मिनरल्स, हमारे ब्लड में जो वाटर का लेवल होता है और जो मिनरल्स का लेवल होता है, जो व्हाट आर द वेरियस मिनरल्स प्रेजेंट, ऑल ऑफ यू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स विच आर प्रेजेंट. ओके, सो इनका जो लेवल होता है वो मेंटेन रहता है हमारे ब्लड के अंदर. जब कभी, मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था, इन समर्स में यूरिनेशन कम हो जाती है. क्यों कम हो जाती है? बिकॉज द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी. ओके, एंड अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. इसलिए यूरिन आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म. So water level and mineral salt in the blood are controlled to protect the animal cells by stopping too much water from entering the cell or leaving the cell. Okay, so what is osmoregulation? Osmoregulation, you can say it is a process by which the entry of the water inside the cell is regulated. Okay, cell के अंदर एक proper quantity में water होता है. उससे ज्यादा वाटर होगा देन ऑल्सो इट इज प्रॉब्लमेटिक, उससे कम वाटर होगा देन ऑल्सो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक. ओके, प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर सपोज करो सेल में जरूरत से ज्यादा वाटर एंटर हो गया, जरूरत से ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन हो गया, तो वो सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट. और अगर किसी भी वजह से देर इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, देन व्हाट विल हैपन? द सेल विल श्रिंक इन साइज. Okay, and water is required for proper functioning. So as a result, due to dehydration, that particular cell will die. Okay, so the content of water in the cell is very important. Now you can see this figure. I will try to explain you. कोई doubt है तो you can ask me. Now see, as you can see these three figures you can see. ये वाला देखो बीच वाला, first you see this is the normal condition. Normal condition में क्या होता है? सेल के अंदर you see the cell is normal in shape. ये जो पिंक कलर द वाटर इज प्रेजेंट. ओके, सो अगर सेल नॉर्मल कंडीशन में है, देयर विल बी नो एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल और देयर विल बी नो एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल. ओके, अगर वाटर बैलेंस्ड कंडीशन में है तो ना तो सेल से पानी बाहर आएगा, ना ही सेल के अंदर वाटर विल गो. ओके, बट ये आप लेफ्ट वाली कंडीशन देखो पहले. यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. Now first I will tell you what is the meaning of concentrated solution. देखो, एक होता है diluted solution, एक होता है concentrated solution. Concentrated solution का मतलब है वो solution जिसमें solute की quantity ज्यादा होती है and fluid या water की quantity कम होती है. I'll repeat it again. What is concentrated solution? What is concentrated solution? Concentrated solution is the solution, याद रखो आप, जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है. और सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट? जो भी हम उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. ओके, नाउ ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो ऑल ऑफ यू नो दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना दैट एनीथिंग moves from the region of high concentration to low concentration. ये नेचुरल फिनोमिना है. आप सबको पता है कि कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में अगर प्रेजेंट है, इट मूव्स टू द एरिया वेयर लो कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट. जैसे आई विल गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल. देखो, जो एयर फ्लो होती है, हवा जो बहती है, वो कहाँ से बहती है? जहाँ पे एयर का प्रेशर ज्यादा होता है वहां से वो ऐसे एरिया में जाती है जहां पे एयर का प्रेशर कम होता है. सो इट इज अ नेचुरल फिनोमिना. अंडरस्टूड? सो इन द सेम वे, सपोज करो इफ देयर इज अ कंपार्टमेंट. ओके, उस कंपार्टमेंट, एक बड़ा कंपार्टमेंट है, उसके अंदर दो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है. ठीक है, एक में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और एक कंपार्टमेंट में वाटर की क्वांटिटी कम है.
and just imagine that these two compartments are separated by a membrane, semi-permeable membrane. Are you getting? I'll repeat it once again. Suppose करो एक compartment है, उस compartment के अंदर दो और compartment है अंदर, and those two compartments are separated by a semi-permeable membrane. Okay? और एक compartment में water ज्यादा है और एक compartment में water कम है, तो water कहाँ से कहाँ move करेगा? From the region of higher concentration, higher volume to the region of lower volume. Understood all of you? Now you come to this example. ये देखो, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है आपका? कॉन्सेंट्रेटेड है. सो इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम है और सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ यू सी दिस सेल. ये सेल है, सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट है और ये सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. इसका मतलब ये है कि जो बाहर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दिस वन, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम है और सेल के अंदर क्या है? वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है. सो व्हाट विल हैपन? द वाटर मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? पानी जहां ज्यादा होगा वहां से वो मूव करेगा कहाँ पे? जहाँ पे पानी कम कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है. सो सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी उसमें पानी कम है और सॉल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा है. सो वाटर कहाँ मूव करेगा? सेल के अंदर से जो वाटर है इट विल कम आउट ऑफ द सेल, ये बाहर की तरफ आएगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो जिसकी वजह से क्या होगा? द सेल विल श्रिंक इन साइज. सेल के अंदर का पानी अगर बाहर आएगा तो क्या होगा? सेल का साइज छोटा हो जाएगा. द सेल, बिकॉज द सेल विल डिहाइड्रेट. अंडरस्टूड और नॉट? ओके, किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, चैट बॉक्स में लिखेगा या फिर लेक्चर जब खत्म होगा यू कैन आस्क मी. सो आई रिपीट इट वंस अगेन. Always remember, this is the natural phenomena that anything moves from the region of higher concentration to lower concentration. Okay? Water ज्यादा क्वांटिटी में जहाँ अगर प्रेजेंट है तो वो कहाँ मूव करेगा? टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अंडरस्टूड? ये मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे एक बीकर बना देती हूँ. सपोज करो ये आपका एक बीकर है. ओके, इस बीकर में आपने सेल रख दिए, ये तीनों नॉर्मल सेल रख दिए और इसके सॉल्यूशन में पानी की क्वांटिटी कम है. तो यहाँ पानी की क्वांटिटी कम है, यहाँ पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो सेल के अंदर से द वाटर विल कम आउट इनटू दिस बीकर. अंडरस्टूड? और जिसकी वजह से जब इसमें से पानी निकलेगा तो दिस सेल विल श्रिंक इन साइज. अंडरस्टूड? सेकेंड कंडीशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी आपने एक बीकर रखा है, बट द थिंग इज दैट बीकर में जो पानी की क्वांटिटी है और जो सेल के अंदर पानी की क्वांटिटी है दैट इज सिमिलर, द प्रेशर इज सिमिलर. सो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर आइदर फ्रॉम द सेल और फ्रॉम द बीकर इनटू द सेल. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ सी दिस थर्ड सॉल्यूशन. थर्ड कंडीशन देखो, ये भी है आपके पास एक बीकर है. ओके, अभी इस बीकर का क्या इशू है? सेल आपका प्रेजेंट है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो आपका डाइल्यूटेड है. डाइल्यूट यानी पानी की क्वांटिटी यहाँ ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्यूट. आप सबको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट. सॉल्यूट किसे बोलते हैं? जो हम डिसॉल्व करते हैं. और सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? जो आपका लिक्विड मीडियम होता है. यस, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई विल चेंज माय प्लेस. Okay, now see what I was telling. I think now the network is proper. Yes, now see this is the third situation जिसमें ये आपका सेल है और ये आपका distilled water है. So here what is the condition? The quantity of water is more in this beaker.
अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहाँ वाटर की एंट्री कहाँ होगी, द वाटर विल मूव फ्रॉम दिस बीकर इनसाइड द सेल, क्योंकि बाहर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है. सो एज ए रिजल्ट सेल का क्या होगा, सेल विल इंक्रीज इन साइज एंड इट विल बर्स्ट. देखो द सेल विल बर्स्ट. ओके, सो और इट विल अंडरगो लाइसिस. सो दीज आर द 3 कंडीशंस. ये आपको एग्जाम में पूछते हैं कि अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है and if you are keeping the cell in a concentrated solution, then what will happen to the cell? So आपका आंसर क्या होगा, if we put the cell in a concentrated solution, the cell will shrink in size because the water will come out of the cell. Okay, when we are keeping the cell in a dilute solution, the water will enter inside the cell and as a result the cell will increase in size and it will burst. Okay, so I think you have understood these 3 conditions. Okay, see this, the same thing is explained here. If the concentration of water is the same inside and outside the cell, okay, if the concentration is same, then there is no net movement of water into or out of the cell. The cell remain in the normal state, as you have seen in the last slide. ये slide में हमने देखा ये बीच वाला जो condition है, it is the normal condition in which the quantity of water is same inside as well as outside the cell, so there will be no movement of water and the stability will be maintained. Second condition, if the water concentration is too high outside the cell, then the water enters the cell by osmosis. तो ये कौन सी कंडीशन बताई है आपको, ये थर्ड कंडीशन बताई है कि अगर वाटर की क्वांटिटी सेल के बाहर ज्यादा है, then water will enter inside the cell by the process of osmosis. Okay, osmosis क्या होता है, diffusion क्या होता है, that we will discuss in the next class. If too much water enters the cell will burst, which I have explained you. If the water concentration is too low outside as compared to inside of the cell, then the water leaves the cell by osmosis and this causes the cells to shrivel. shrivel मतलब होता है shrink, तो आप shrink भी लिख सकते हो. ओके, सो ये तीनों कंडीशन आपको मैंने बताई है. द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये आपको मैंने ये प्लांट का बताया है. प्लांट में भी सेम कंडीशन इज देयर. ठीक है, वाटर कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस इन द सेम वे दैट इट कैन इन एनिमल सेल. जैसे एनिमल सेल में वाटर का मूवमेंट होता है, इन द सेम वे प्लांट्स में भी वाटर का मूवमेंट होता है. In the same way, the movement of water is also there in the plant. The plant cells are turgid or firm when the cytoplasm is full of water. If the plant cell loses water, they become flaccid. तो यहाँ पे खाली टर्म्स अलग है कि अगर प्लांट का जो सेल है उसमें there is lot amount of water. If it is full of water, then the cell is firm. You can see this diagram. Okay. योगिनी, yes, what is your question, write in the chat box. तब तक ये डिस्कस करते हैं हम. See, these are the 2 plant cells. ये आप देख सकते हो, ये पहला वाला जो सेल है इसको हम बोलेंगे टर्गिड सेल. टर्गिड सेल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि देखो इसका साइज कैसा है, इट इज वेरी फर्म. ओके, पानी भरा हुआ है इसलिए वो फर्म है. और वेयर एज यू कैन सी दिस सेल, यहाँ पे क्या है, ये साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है, तो इसको क्या बोला है यहाँ पे, दिस they become flaccid, the cytoplasm shrinks away from the cell wall. तो इस कंडीशन को आप बोलोगे फ्लैक्सिड इन केस ऑफ प्लांट्स एंड इस कंडीशन को आप बोलोगे टर्गिड. ओके, अगर प्लांट सेल से बहुत ज्यादा पानी निकल जाएगा तो प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, वो मुरझा जाएंगे. ओके, सी दिस डायग्राम आई हैव शोन यू, इट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड. सी दिस, ये जो प्लांट है ये फॉर्म दिख रहा है आपको, ये स्टाउट खड़ा है, इट इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, इट इज स्टाउट प्लांट, क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी सफिशिएंट है. द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज फुल ऑफ वाटर. वेयर एज इफ यू विल सी दिस डायग्राम, सी दिस, ये मुरझा गया है क्योंकि पानी की कमी हो गई है इसको. ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑस्मोटिक मूवमेंट. सी नाउ माय नेटवर्क इज फुल. आप देखो आप कहाँ पे बैठे हो, वहां पे भी नेटवर्क का इशू हो सकता है. द प्रॉब्लम कैन अकर इन बोथ द साइड्स.
नाउ सी दिस इज अ वेरी, ये हो गया आपका होम्योस्टेसिस पार्ट कंप्लीट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द वेरियस प्लेन्स ऑफ आवर बॉडी. ओके, व्हाट इज द पोजीशन, हाउ यू विल डिफाइन द वेरियस पोजीशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, ओके फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. This is called as the anatomical position of the body. Now what do you mean by anatomical position? Anatomical position का मतलब होता है when you are standing straight, like this person is standing, and you have to put your palms like this. Okay, I'll show you. हाथ ऐसे रखना है आपको, आपकी हथेली सामने. देखो जैसे ये आदमी, how the man is standing, he is standing straight with his palms facing forward. Okay, this पोजीशन इज कॉल्ड एज द एनाटॉमिकल पोजीशन. तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी. सो दीज आर द 4 कंडीशंस. योर बॉडी शुड बी इरेक्ट, मतलब आपको स्ट्रेट खड़ा होना है. योर हेड शुड बी फेसिंग फॉरवर्ड. योर आर्म्स शुड बी ऑन साइड, दोनों हाथ जो है वो आपकी साइड में होने चाहिए. और आपकी जो हथेलियां हैं ये शुड बी फेसिंग फॉरवर्ड लाइक दिस. ओके, लाइक व्हाट आई हैव टोल्ड यू. So this is the anatomical position of the body. Understood? Now we come to these planes. Okay? Now suppose करो ये जो बीच की लाइन होती है हमारी बॉडी की, इसको हम बोलते हैं मीडियन प्लेन. आप वो लाइन जो आपके बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन लाइन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो इसको हम बोलते हैं मीडियन प्लेन. See, my network is full. I have changed my place. You check your place also. Okay, or I will share this video in Google Classroom, so you can go through it once again. Okay, the same video I'll be sharing with you. So this is the median plane, the line which divides your body into 2 equal half. Okay, इसको हम बोलते हैं median line, and this plane is called as the median plane. Now see this, जो भी organ median line के पास present होगा, ओके उसको हम बोलेंगे मीडियल. ओके, सपोज देयर आर 2 ऑर्गन्स. सपोज करो देयर आर 2 ऑर्गन्स, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, और एक ऑर्गन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है. तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज प्रेजेंट, उसका पोजीशन कैसे बताओगे? इट इज प्रेजेंट मीडियली. मीडियली मतलब वो मीडियन लाइन के पास प्रेजेंट है. और आपने बुक में देखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा इट इज प्रेजेंट लेटरल टू दिस ऑर्गन. So what is the meaning of lateral? जो भी ऑर्गन आपका मीडियन लाइन से दूर होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल. इट कैन बी ऑन आइदर साइड. ओके, लेटरल यहाँ पे भी जो ऑर्गन होगा दैट विल ऑल्सो बी द लेटरल. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो मीडियल मतलब क्या हुआ? वॉट एवर ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट नियर द मीडियन लाइन उसको हम बोलेंगे मीडियल. एंड जो भी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट at the periphery or away from the median line, it will be called as lateral. Understood all of you? Now what is the, एक एक करके देखते हैं. नेक्स्ट है आपका superior and inferior. So what is superior? Whatever organs which are present towards your head, जो भी ऊपर के organs हैं वो हम बोलेंगे superior. And leg को हम बोलेंगे, जो हमारे foot है वो सबसे नीचे है, inferior. ओके, सपोज करो आपका हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, योर हार्ट इज प्रेजेंट हियर. ओके, योर किडनीज आर प्रेजेंट हियर. तो अभी सुपीरियर कौन सा है यहाँ पे? आपका हार्ट कहाँ पे? सुपीरियर पोजीशन पे है. क्यों? क्योंकि वो हेड के ज्यादा करीब है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो जो भी ऑर्गन ऊपर की साइड होगा उसको हम बोलेंगे सुपीरियर, और जो नीचे की साइड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंफीरियर. जो मीडियन लाइन, सपोज दिस इज माई मीडियन लाइन, सो मेरा जो ईयर है वो कहाँ पे है? वो लेटरल होगा ना. और जो मेरे आईज है वो मीडियल लाइन के ज्यादा पास है. So like this you have to remember. Now next is your proximal and distal. Proximal and distal, see this. So if your hand is there, proximal and distal का क्या मतलब है? Suppose you are standing in this way, so your hand proximally, okay. So ये जो superior inferior जो term है, it is applicable to your entire body. Proximal and distal, if you see your hands, if you see your legs, so this is your proximal side towards your thighs and towards your shoulder, that is your proximal. And distal यानी your fingers are present, इसको हम बोलते हैं distal side. Okay, so ये जो एरिया होगा आपका ये distal side होगा, this will be your proximal.
or in the same way in legs also, this will be your proximal side and this will be your distal side. Okay, so this is the about the positioning of various organs in your body. Okay, जैसे आपको ना कैसे दिया होगा बुक में, this fingers are present distally. ओके, तो डिस्टल का मतलब आपको पता होना चाहिए, डिस्टल यानी कहाँ होता है. डिस्टल मीन्स व्हाट पोजीशन, मीडियल मीन्स व्हाट पोजीशन, लेटरल मीन्स विच पोजीशन. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्लेन and the positioning of various organs in our body. Now see, the same thing is mentioned here. You can understand it in a much better way. देखो मीडियन लाइन, मीडियन लाइन यानी जो अभी हमने देखा मीडियन, मीडियल यहाँ पे देखो, दिस इज द ओके, the central plane which divides the body in two equal halves. वो लाइन जो आपकी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं मीडियन लाइन. मीडियल, मीडियल यानी नियरर टू द मीडियन लाइन. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो भी ऑर्गन मीडियन लाइन के पास होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द मीडियल, एंड लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन. सी दिस, सो दिस इज लेटरल. ओके, superior near to the head as I explained you, inferior near to the foot. Okay, anterior near to the front surface of the body. Okay, ये दोनों हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं proximal and distal. Proximal nearer to the origin of the structure and distal away from the origin of the structure. Now I'll explain you this once again. Proximal नियरर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर. इसका क्या मतलब है, देखो आपके जो हाथ है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. सो प्रॉक्सिमल मीन्स वो पार्ट जो स्टार्टिंग ऑर्गन जो होता है, जहां से वो ऑर्गन स्टार्ट होता है, अगर उसके पास लोकेटेड है उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल. डिस्टल मीन्स देखो, अगर आप अपना हाथ देखोगे, इफ यू सी योर हैंड, तो दिस इज, यहाँ से मेरा हाथ स्टार्ट हो रहा है, तो दिस, ये जो एरिया ये प्रॉक्सिमल एरिया होगा, क्योंकि ये एरिया जो है ये मेरे जहां से इस हाथ का ओरिजिन हो रहा है वहां उसके पास है. वेयर एज इफ आई सी माई फिंगर, तो मेरी जो फिंगर्स है वो शोल्डर से काफी दूर है. आर यू गेटिंग? सो दीज फिंगर्स विल बी कॉल्ड एज, इनका लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, डिस्टली लोकेटेड. वेयर एज ये जो ऊपर का एरिया है दिस इज प्रॉक्सिमल एरिया. आर यू गेटिंग? अगर मैं आपको बोलूं कि एल्बो डिस्टल एरिया में लोकेटेड है या फिंगर्स, तो क्या बोलोगे आप? एल्बो इज लोकेटेड नियर द प्रॉक्सिमल. Okay, elbow is proximal and fingers are distal. Are you getting? So what is proximal? Proximal nearer to the origin of structure. देखो अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे ये आपका पैर है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, योर लेग्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एक्चुअली, थाइज वगैरह से. तो ये जो भी पार्ट ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर के पास लोकेटेड होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल. और देखो आपके जो फुट है वो कहाँ लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड वेरी अवे, very far, they are very far away from the this area जहां से आपके पैर ओरिजिनेट हो रहे. Are you getting? तो उसको हम बोलेंगे distal. So I think you have understood what is proximal, what is distal. Okay. Now superficial and deeper. Superficial means nearer to the skin surface. ये मेरी स्किन है, स्किन के नीचे जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे superficial, जो स्किन के पास होगा. और एकदम अंदर का जो पार्ट होगा that will be called as deep. Okay. Now हमारा एक लास्ट रह जाता है anterior and posterior. So what is anterior? Nearer to the front surface of the body, and posterior means nearer to the back surface of the body. What is the meaning of this? Okay, ये suppose करो आपकी body है, okay, this is your body. तो जो organ, okay, suppose you consider your body, तो अगर आप देखोगे तो जो stomach होता है, हमारा जो stomach होता है वो आगे की साइड होता है ना. तो जो ऑर्गन हमारे फ्रंट सरफेस क्या है? दिस इज अवर फ्रंट सरफेस ऑफ आवर बॉडी. तो जो भी ऑर्गन हमारे फ्रंट सरफेस के पास होता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर, और जो भी ऑर्गन हमारे बैक के, पीठ के तरफ होता है लोकेटेड, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर. फॉर एग्जाम्पल योर किडनीज. ओके, एंड एंटीरियर मीन्स फॉर एग्जाम्पल योर स्टमक, इट इज प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट. तो जो ऑर्गन आपके बॉडी के फ्रंट पार्ट में लोकेटेड है इंटीरियर साइड में, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर, और जो आपके पीठ के साइड की तरफ ज्यादा है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर. अंडरस्टूड? सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ वी गो टू द मूवमेंट एट जॉइंट्स. ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, मूवमेंट एट जॉइंट्स. कंचन, डोंट डू दैट.
just a second. Okay, so what is flexion? Flexion, extension, adduction, abduction. Okay, ये हमारा just a second. Okay, so these are the different movement at joints. जॉइंट कैसे हो गया, जैसे आपका ये एल्बो हो गया, आपके नीज हो गए, आपका शोल्डर हो गया, तो किस किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है. व्हाट इज फ्लेक्सायन? अ मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेस कम नियर टू ईच अदर. दिस रिड्यूसेस एंगल बिटवीन टू बोन्स. आई विल एक्सप्लेन यू. सपोज दिस इज माय हैंड. ओके, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरे ओके लाइक दिस. सो अगर मैं अपने हाथ को ऐसे मूव करूं, ओके, तो क्या हो रहा है, जो मेरा ये पार्ट है, दिस पार्ट अप टू एल्बो, एंड जो ये पार्ट है, ये दोनों पास आ रहे हैं. आर यू गेटिंग? लाइक दिस दे आर कमिंग टुगेदर. सी दिस. ओके, तो जो एंगल देखो, पहले कैसा था मेरा हाथ. ओके, दिस इज माय हैंड. जब मैं अपना हैंड ऐसे कर रही हूँ, तो द एंगल बिटवीन द टू जॉइंट्स और टू सरफेसेस डिक्रीजिंग. ये मेरा एल्बो जॉइंट है. ओके, दिस इज माय एल्बो जॉइंट. जब मैं मूव कर रही हूँ अपने हाथ को, तो द एंगल बिटवीन द टू parts of my body is decreasing. Are you getting? So this is called as the flexion. Example दिया है bending of forearm at elbow. So I am bending my forearm at elbow. तो ये जो एंगल है, देखो ये जो एंगल है वो कम हो रहा है ऐसे. दिस इज 180 डिग्री. ओके, मैं धीरे धीरे उसको कम कर रही हूँ. So the angle between my two bones or two surfaces is decreasing. So this is called as flexion. Extension is the opposite of flexion. See this. मैंने अपना हाथ ऐसे रखा है, मेरा एंगल क्या है, 0 है सपोज. जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगी तो एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है. आर यू गेटिंग? 180 डिग्री. सो व्हाट इज फ्लेक्सायन? जब आप दो सिमिलर सरफेस को पास लेके आते हैं जॉइंट पे और उनका एंगल डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सायन. एंड एक्सटेंशन इज मूवमेंट लाइक दिस. ओके, व्हेन द एंगल बिटवीन द टू सिमिलर सरफेस इज इंक्रीजिंग. लाइक एग्जांपल स्ट्रेटनिंग ऑफ द बेंट फोरआर्म. जो मैंने आर्म को बेंड किया था, अगर मैं उसको स्ट्रेट कर दूं, this is extension. So like this you have to remember, this is flexion, this is extension. Okay, next है आपका adduction, a movement which bring limb towards midline. Okay, what is your midline? This is your midline. तो मेरा हाथ सपोज करो ऐसे रखा है. Okay, I'll explain you like this. My hand is like this. जब मैं अपना हाथ अपने मिड लाइन की तरफ लेके आऊंगी ऐसे बीच में, दिस इज कॉल्ड एज द एडक्शन. ओके, और जब मैं मिड लाइन से अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठाऊंगी, this is called as abduction. Are you getting or not? I'll explain you. See, suppose I am standing here. So what is adduction? Suppose मेरा हाथ ऐसे है, so this movement is called as adduction. And this movement, जब मैं अपने हाथ को मेरी मिड लाइन से दूर लेके जाऊंगी, this is called as abduction. Okay, मैं आपको फ्लेक्सायन फिर से बताती हूँ. Suppose करो this is my entire hand. Okay, you can see it. Okay, I'll have to move like this. When I am moving my hand like this, so the angle between my two bones is decreasing. So this is called as flexion. When I am extending my hand, this is called as the extension. Okay. Second, adduction मतलब मेरा हाथ ऐसा है, जब मैं मेरे हाथ को, मेरे limb को, I'll move it towards my midline. This is called as adduction. And when I will withdraw my limb away from the midline like this, this is called as abduction. Understood all of you? So these are the 4 movements. Now we go to the next slide. Rotation. Now what is rotation? आप अपना हाथ घुमा के देखो, शोल्डर से जब आप घुमाते हो तो there is a movement of 360 degree. That is called as the rotation. Next is your medial rotation, lateral rotation and circumduction. What is medial rotation? What is medial? Okay. This is your medial line. Okay. जब आप अपना हाथ ऐसे घुमाओगे towards the medial line like this, see this, I am moving. This is, what is this called as? This is called as rotation. Okay, 360 degree. जब मैं अपना हाथ ऐसे घुमाऊंगी medial line की तरफ, इसको हम बोलेंगे medial rotation. What is lateral rotation? जब मैं अपना हाथ बाहर की तरफ घुमाऊंगी, that will be called as the lateral rotation. Understood all of you? So these are the different types of movement. One more is remaining, that is the circumduction. Circumduction is a combination of flexion, extension
एंड अडक्शन इन सीक्वेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल है शोल्डर एंड हिप। शोल्डर एंड हिप एक ऐसे जॉइंट्स है जहां पे ये तीनों मूवमेंट्स पॉसिबल है इन सीक्वेंस। फ्लेक्सायन पॉसिबल है, ओके, एक्सटेंशन पॉसिबल है और एडक्शन पॉसिबल है। अभी आप ये खुद से ट्राई करके देखो कि कैसे पॉसिबल है। Okay, so this is about the different types of movement. Now, okay, we will complete this. Symmetric and asymmetric, these are two terms. Symmetric मतलब होता है when the arrangement of the organs are similar on either side of the body. Okay, जब okay, I'll give you example. Ears, ears दोनों एक जगह पे देखो, ये जो ऑर्गन हमारी दो आंखें हैं दोनों एक ही पोजीशन पे है और दोनों साइड है of the medial line. So when the arrangement of the organ is similar on both the side, उसको हम बोलते हैं symmetric. तो ears भी हमारी सेम जगह पे लोकेटेड है, दोनों साइड पे एक एक है ना ईयर, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक। लंग्स भी हमारे दो होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो सिमेट्रिक है। फिर आप अपने हाथ ले लो, दो हाथ है, तो जब when the arrangement of the organs is similar on either side of the body is called as the symmetric. Asymmetric यानी when the arrangement of organ is only on one side of the body. एक ही ऑर्गन है तो एक ही साइड में रहेगा ना। आपका हार्ट ले लो, हार्ट एक ही रहता है ना, बट हार्ट जो होता है वो समवॉट मिडिल में लोकेटेड होता है। स्प्लीन एक ऑर्गन है जो लेफ्ट में रहता है और वो एक ही होता है तो वो लेफ्ट में रहता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिमेट्रिक। ओके, लिवर कहाँ पे होता है? राइट साइड में होता है। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल है एसिमेट्रिक के, और सिमेट्रिक का एग्जाम्पल है ईयर, आईज। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वी कम टू साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? मैंने आपको पहले ही बताया था, लॉजी जो वर्ड है इट इज कमिंग फ्रॉम द लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी, साइटो मतलब होता है सेल। सो व्हाट इज साइटोलॉजी? द स्टडी ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स, लॉगी मतलब होता है स्टडी, तो ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन। इन द सेम वे मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स, आर्थ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्प्लैंक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक दैट इज ओवर। ओके, ये एक देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछते हैं। So all of you know this. सबसे पहले atoms and molecules होते हैं। These atoms and molecules are made up of hydrogen, oxygen, nitrogen and carbon. All of you know that. These atoms and molecules combine and they form the structures. Like देखो, जो प्रोटीन होता है all of you know it contains nitrogen. Okay, कार्बोहाइड्रेट में इन सब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब रहता है। ओके, सो इन सबको मिला के क्या बनता है? सेल बनता है। एटम मॉलिक्यूल्स को मिला के सेल बनता है, सेल्स मिला के क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। द टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स एंड दीज ऑर्गन्स, one or more type of organ, they combine together to form the organ system, and these organ system makes entire human being or entire organism. So this is called as the organization of human body. Understood all of you? I think you have understood this. नहीं समझ में आया, I will upload this lecture on Classroom. You go through it. उसके बाद भी कोई डाउट है you can ask me. Okay? So आज मैं आपको 3 गूगल फॉर्म भेजने वाली हूँ, 2 अभी भेजूंगी, एक बाद में भेजूंगी। आपको 1 घंटे, जब आपका लेक्चर हो जाएगा, आज आपका प्रैक्टिकल नहीं है, सो आफ्टर द लेक्चर आई विल बी सेंडिंग 3 गूगल फॉर्म। वहां पे आप क्विज भी है दैट यू हैव टू अटेंड एंड सेंड इट टू मी विद इन 1 hour. Understood all of you? So I am stopping it now. Thank you so much for your patient hearing.